हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, जो कि टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का। तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली हमें बताते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर उसकी एनर्जी के बारे में, उसमें जो हमारे पास शेल होंगे या सब शेल होंगे या जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप और ओरिएंटेशन के बारे में। साथ ही हमें बताते हैं उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में भी। कहने का मतलब ये है कि क्वांटम नंबर्स हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट दी एटम। तो ये 4 तरह के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसके सिंबल है एन, एल, एम सब एल और एम सब एस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जिसका सिंबल है एन। तो इसमें हमें पता लगता है शेल के बारे में, उस शेल की एनर्जी के बारे में और साइज के बारे में। तो अगर मैं नंबर वाइज चेक करूँ तो शेल्स का कुछ नाम दिए गए या सिंबल दिए गए बेसिकली। तो जब n=1 हमारे पास है तो उसको हम देते हैं के शेल, L2 है, N2 है तो L शेल, देन M शेल एंड देन N शेल। और पर्टिकुलर शेल में एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर K की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे उसमें, L में 8, M में 18 और N में 32। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 2n², जहाँ पे n जो है हमारे पास वो शेल का नंबर होगा। तो एक बात ध्यान रहे यहाँ पे, जैसे जैसे n यानी कि शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, एनर्जी और साइज दोनों बढ़ते जाएंगे। ये हमें बोहर ने भी समझाया था एक फॉर्मूले के थ्रू। एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। अब जैसे जैसे ये n बढ़ेगा, एनर्जी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी, यानी कि एनर्जी वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और r मतलब रेडियस ऑफ द शेल। तो r जो है वो डिपेंड करता है a0, कोई कांस्टेंट जिसे हम नाम देते हैं बोहर्स रेडियस, n²/z। और n बढ़ेगा तो r बढ़ेगा। इसके बाद हम समझते हैं l के बारे में। l बेसिकली हमें बताता है सब शेल के बारे में, सब शेल की एनर्जी और साइज के बारे में। L प्रेजेंट होता है एक रेंज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 0 to n-1, यानी कि एक शेल में कितने सब शेल होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये सीरीज या रेंज प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो मान लेते हैं कि n की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू होगी 0 से 1-1, यानी कि सिर्फ 0। इसका मतलब है कि सिर्फ एक सब शेल प्रेजेंट है। तो K शेल में प्रेजेंट है सिर्फ एक सब शेल। जब n=2 होगा तो L की वैल्यू होगी 0 से 2-1, यानी कि 0 and 1। इसका मतलब ये है कि L शेल में 2 सब शेल प्रेजेंट होंगे। उसी तरह अगर मेरे पास n=4 है तो L=0 होगा, 0 से 4-1, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, यानी कि n शेल में 4 सब शेल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ सब शेल है वो इक्वल होगा शेल नंबर के। यानी कि अगर शेल नंबर 1 है तो उसमें एक सब शेल होगा, जैसे हमने देखा अभी के शेल। जब n=1 था तो उसमें एक सब शेल था, जब n=2 था तो उसमें 2 सब शेल थे, और जब n=4 है तो उसमें 4 सब शेल्स हैं। उसी जैसे हमारे पास शेल्स के लिए सिंबल थे, उसी तरह हमारे पास सब शेल्स के लिए भी सिंबल्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो जब L=0 है तो उसे हम कहते हैं S सब शेल, S का मतलब है शार्प। जब L=1 होगा तो उसे हम कहेंगे P सब शेल, यानी कि प्रिंसिपल। जब L=2 हो तो उसे हम कहेंगे D सब शेल, यानी कि डिफ्यूज।
और जब n इक्वल टू 3 होगा तो उसे हम कहेंगे f सब शेल यानी कि फंडामेंटल। अब सब शेल में भी एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। तो जब S होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट होंगे, P में 6 होंगे, D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, F में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। ये कैसे आता है इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो भी हम करने वाले हैं। अब ध्यान दें, क्योंकि हम एंगुलर क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये न्यूक्लियस हुआ, इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो उसका जब भी कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसका कोई मोमेंटम होगा जिसे हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो हम बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिटल या फिर मैं कहूँ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एंड फॉर्मूला इज L into L+1 h/2π अंडर द रूट। ओके, तो उसी तरह हम बात करेंगे अब m सब l के बारे में, जिसको हमने नाम दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है दो चीज़ों के बारे में, एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि एक सब शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो दैट फॉर्मूला इज 2l+1, फिर l इज द नंबर ऑफ सब शेल। तो अगर मान लो मेरे पास S सब शेल है जिसमें L की वैल्यू 0 होती है, तो उसमें 2 × 0 + 1 यानी कि 1, तो 1 ऑर्बिटल उसमें होगा। एंड रिमेंबर दैट 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मुझे किसी शेल में ऑर्बिटल चाहिए तो फॉर्मूला हमारे पास है n²। ये शेल के लिए हो गया और ये फॉर्मूला सब शेल के लिए हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास अब P सब शेल प्रेजेंट है, तो उसमें L = 1 हो जाएगा। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ L अकॉर्डिंगली वी विल गेट 3 ऑर्बिटल्स। D में देखेंगे तो आएंगे 5 ऑर्बिटल, F में देखेंगे तो आएंगे हमारे पास 7 ऑर्बिटल। क्योंकि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो इसी हिसाब से P में इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, D में 5 10 आएंगे और F में 14 आएंगे यानी 14। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, जिस ओरिएंटेशन हमारे पास अराइज तब होती है जब मैं किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूँ, तो उसमें ऑर्बिटल्स कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाता है और उस कंपोनेंट की रेंज हमारे पास है -L से +L तक। तो मान लेते हैं मेरे पास S सब शेल है और उसके ऑर्बिटल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाली गई, तो जो वो रिजोल्व होगा वो एक ही कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, क्योंकि उसकी सिमेट्री हमारे पास कंप्लीटली स्फेरिकल निकल के आती है। बट जब मेरे पास P सब शेल है जिसमें L = 1 है, तो वो रिजोल्व होता है 3 कंपोनेंट में, -1 0 +1 एज यू कैन सी है। और अगर ये डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की है, तो एक ऑर्बिटल उसके अलोंग ओरिएंटेड होगा, एक उसके अगेंस्ट ओरिएंटेड होगा और एक उसके परपेंडिकुलर ओरिएंटेड होगा, लाइक दैट। अब मेरे पास D है तो L = 2 आ गया, तो रेंज बनी -2 -1 0 +1 +2। तो यानी कि अगर हमारे पास ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये 5 कंपोनेंट में रिजोल्व होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, जहाँ पर हमें पता लगता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पिन को देखते हुए अगर मुझे उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करना है, तो मेरे पास एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। बट ध्यान दें, फिजिक्स के अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल अप्लीकेबल होता है पॉजिटिव स्पीसीज के लिए। तो यानी कि
अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव स्पीसीज प्रेजेंट है लेट्स से, और उसका स्पिन मेरे पास निकल के आता है इस तरह का, तो अगर आप इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब को देखेंगे तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, बट दैट इज़ फॉर ए पॉजिटिव पार्टिकल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे पास नेगेटिव पार्टिकल है तो उसकी स्पिन डाउन, उसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आएगा उसी सेम स्पिन के लिए। सो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन इसका डाउनवर्ड आता है, और अगर मैं क्लॉकवाइज स्पिन लेता हूँ तो स्पिन इसका अपवर्ड आएगा। तो इसको हम एरो से दिखाते हैं। ये एरो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं हमें। और ध्यान दें, जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज तरीके से स्पिन कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और जब क्लॉकवाइज करेगा तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो वहाँ पर भी हमारे पास रोटेशनल मोशन आता है, तो उसमें भी कुछ हमारा मोमेंटम निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंड सिंबल इसका होता है म्यू एस, एंड फॉर्मूला इज अंडर द रूट s इंटू एस प्लस 1 h/2π। फिर s इज द स्पिन। s की वैल्यू हो सकती है +½ या फिर -½ सिंबॉलिकली एंटी क्लॉकवाइज को -½ कहा गया है, क्लॉकवाइज को +½ कहा गया है। तो या तो ये होगी -½ या फिर ये होगी +½ उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। एंड फ्रॉम अगेन फिजिक्स, इफ पार्टिकल रोटेट्स along its एक्सिस तो इट विल हैव सम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसका कोई मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। उस मैग्नेटिक बिहेवियर को क्वांटिटेटिवली निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का, दैट इज अंडर द रूट n इंटू n+2 bm, जहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है, नॉन ज़ीरो, तो उसे हम पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होगा। बट अगर उसी सब्सटेंस की वैल्यू, यानी उसी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस सब्सटेंस को हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। अब ये वैल्यू 0 कब आएगी? जब n हमारे पास 0 होगा। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हमारे सिस्टम में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, यानी कि सारे पेयर्ड है, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे डायामैग्नेटिक, और वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होगा। ओके, अब जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो दोनों की अपोजिट स्पिन होने के कारण दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, जिससे उनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगा हमारे पास। ध्यान दें, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं जिनका स्पिन अपोजिट होगा। दैट वाज टोल्ड टू अस बाय पॉली, एंड इसको ये बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें वो ये बात नेगलेक्ट कर देता है कि इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन से जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ऑर्बिटल में पेयर्ड है तो उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होगी। तो ये था हमारे पास क्वांटम नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नोड्स के बारे में कि नोड्स क्या होती है, और इसको हम समझेंगे डायग्रामेटिकली भी और फॉर्मूले के थ्रू भी, बिकॉज मेंस और नीट के एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सबशेल में हमारे पास कितनी नोड्स होंगी। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ, स्टे हेल्दी।